वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम द अल्टीमेट गिफ्ट का थर्ड पार्ट देखने वाले हैं, द अल्टीमेट लेगेसी। तो कहानी की शुरुआत में मिस सैली एंडरसन जाती है मिलने के लिए मिस्टर हैमिल्टन से उनके बैंक में और कहती है मैं अपना फाइनल एग्रीमेंट करने आई हूँ। मैं हमारा एंडरसन हाउस अपने इकलौते ग्रैंडसन जोई के नाम करना चाहती हूँ। हैमिल्टन कहता है कि ये तो आप अच्छे से जानती हैं कि वो इस लायक नहीं है। तो सैली कहती है कि देखिए, डॉक्टर के मुताबिक मेरे पास अब 1 महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है। मैं जानती हूँ कि हमारा एंडरसन हाउस को जोई की कोई जरूरत नहीं है। उसे संभालने के लिए मेरे स्टाफ्स हॉथरॉन, क्लाउडियन और ऑस्कर काफी हैं। मगर जोई को आगे चलकर एंडरसन हाउस की जरूरत पड़ेगी, जो हमारे खानदान का आखिरी चिराग है। उसके लिए इतना करना तो बनता ही है। ये लो मेरी डायरी, मैंने इसमें सारी चीजें अच्छे से लिख दी हैं। अब इस पर मिस्टर हैमिल्टन की पीए हेस्टिंग्स कहती है कि आपकी ये आखिरी विश हम जरूर पूरी करेंगे। फिर यहाँ से 3 हफ्तों के बाद हम जोई को पहाड़ों में ट्रैकिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ केन नाम का एक आदमी आकर बताता है कि देखिए आपकी ग्रैंड माँ की मौत हो गई है, आपको घर चलना होगा। जोई तो चौंकते हुए कहता है पर मुझे तो कोई कॉल नहीं आया मेरे स्टाफ से। कैन कहता है कि आपको फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए नहीं आया, चलना पड़ेगा आपको। दूसरी ओर हम जैसन को फैमिली टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं। दोस्तों, अभी तक जैसन और एलेक्सिया की एक प्यारी सी 6 से 7 साल की बेटी भी हो चुकी है, जिसका नाम है क्लोई, जो कि अपने माँ बाप की आंखों का तारा भी है। पर अचानक हैमिल्टन की कॉल की वजह से जैसन को ऑफिस जाना पड़ता है, जहाँ पर हैमिल्टन और हेस्टिंग्स मिलकर उसे बताते हैं कि देखो, मिस एंडरसन का हाउस बहुत ही बड़ा होने के साथ साथ बहुत ही अहमियत रखता है। उसके घर की डाइनिंग में न जाने कितनी बड़ी बड़ी देश विदेश की मीटिंग्स हुई हैं। मिस एंडरसन अपने ग्रैंडसन के लिए लेगेसी छोड़ी है, मगर उनकी कुछ शर्तें हैं, जिसे पूरा करने के बाद ही जोई को सारी चीजें मिलेंगी। एंजेलिका और कैली, तुम दोनों लीगल साइड हैंडल करोगी। वहीं मुझे पता है कि जैसन अपने फाउंडेशन के कामों में बिजी रहता है, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा जोई के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि तुम इस सिचुएशन से गुजर चुके हो। तुम्हारे साथ रहने से जोई की सारी चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। दूसरी ओर हम जोई को अपनी ग्रैंड माँ के फ्यूनरल पर आते हुए देखते हैं। रास्ते में उसे एक ओल्ड लेडी दिख जाती जिसकी कार खराब हो गई थी। जोई उनकी मदद करना चाहता तो है, तो वो पूछता है कि आपको वैसे कहाँ जाना था। लेडी बताती है फ्यूनरल पे, जिससे जोई तुरंत समझ आता है कि आज तो मेरी ग्रैंडमा का ही फ्यूनरल है, यानी कि हम दोनों का डेस्टिनेशन एक ही है। इसीलिए वो अपनी कूल सी बाइक पर उस लेडी को बिठाकर फ्यूनरल पे पहुंच जाता है। और हाँ, वो फ्यूनरल पे पहुंचने वाला सबसे आखिरी व्यक्ति होता है, क्योंकि फ्यूनरल तो कब का शुरू भी हो चुका था। हैमिल्टन मिस सैली एंडरसन की याद में कुछ बातें कह रहा होता है, तभी वहां पर जोई भी पहुंच जाता है। अब फ्यूनरल खत्म होने के बाद मिस्टर हैमिल्टन की कंपनी के लोगों के साथ जोई की एक मीटिंग होती है, जहां पे जोई बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि बताओ कहां कहां पे साइन करना है। पर मिस हेस्टिंग्स कहती है बेटा, ये सब इतना सिंपल नहीं होने वाला। फिर एंजेलिका 300 पेजेस का कॉन्ट्रैक्ट फाइल जोई को देते हुए कहती है आपको विरासत में कुछ भी नहीं मिला है। और इतना सुनते ही जोई का मूड ऑफ हो जाता है। वो कहता है कि बेकार का टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा, फिर मुझे ट्रैवल के कुछ अरेंजमेंट्स करने, इसलिए मैं तो चला। मगर कुछ ही देर में जोई के रूम से लाउड म्यूजिक की आवाज आती है। दरअसल जोई का कार डिक्लाइन हो गया था, इसीलिए वो गुस्से में इतने तेज वॉल्यूम में गाने सुन रहा होता है। और तब उसके रूम में जैसन, कैली और एंजेलिका जाते हैं और उसको सही से समझाते हैं कि आपको आपकी विरासत तब मिलेगी जब आप ये 300 पेजेस की सारी शर्तें पूरी करेंगे, जिसमें सबसे पहली तो ये शर्त है कि आपको इस घर में 1 साल तक रहना होगा। आपके अकाउंट में जो 5 मिलियन थे, वो भी मिस एंडरसन की मौत के बाद उनके कॉर्पोरेट ट्रस्ट में ट्रांसफर हो गए हैं। आपके फोन डिस्कनेक्ट होने के साथ साथ सारे कार्ड्स भी डिक्लाइन हो गए हैं। अगर आप अपनी ग्रैंडमा की शर्तें नहीं मानोगे तो आप रोड पे आ जाएंगे बेसिकली। एंड ऑल्सो अगर आप इन शर्तों को पूरी नहीं करते तो आपकी सारी प्रॉपर्टी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम हो जाएगी। जिससे जोई समझ जाता है कि ये सब मेरी ग्रैंडमा ने जानबूझकर किया है मेरे लिए, ताकि मेरे पास यहाँ रुकने के अलावा कोई चारा ही ना बचे। क्योंकि उन्हें पता था कि मैं तो घर पे टिकने वालों में से हूँ नहीं, मुझे घूमना फिरना पसंद है। घर पे कौन रहता है यार वैसे भी। पर अब क्योंकि मजबूरी है, इसलिए जोई उस एग्रीमेंट पे साइन कर देता है। सारे गेस्ट्स जा चुके होते हैं, मगर गस्टो रुक जाता है दोस्तों एंडरसन हाउस में ही। और अब वो कहता है कि जैसन, अब हमारा अगला एजेंडा क्या है। तो जैसन बताता है कि मेमोरियल गार्डन। इसके बाद गस्टो की गाड़ी में जैसन और जोई निकल जाते हैं बाजार से कुछ सामान लेने के लिए। अब मेमोरियल गार्डन बनने में मेहनत लगेगी, तो गस्टो हंसते हुए जैसन से कहता है कि याद आया कुछ जैसन। दोस्तों, गस्टो यहाँ पे जैसन के वो फैंस बुलाने वाली बात की याद दिला रहा है उसको, जो उसने पहले पार्ट में बनाई थी। क्योंकि ये जैसन भी पहले बिगड़ा हुआ था। जब गस्टो ने इसको स्टार्टिंग में फैंस लगाने का काम दिया, वहां से इसकी शुरुआत हुई सुधरने की। अब मार्केट से लौटने के बाद गस्टो एक लकड़ी खुद ही गार्डन में गाड़ देता है और कहता है कि यहाँ पे आयरन फैंस लगानी होगी और वहाँ पे बेंचेस लगाने होंगे, जहाँ से लोग अच्छे से व्यू को एंजॉय कर पाए। इस पे जोई कहता है कि आप लोग बस ऐसे सारा कुछ करने वाले हो या फिर कोई प्लान भी आपके पास। तब गस्टो उसे एक मैप दिखाता है, जिसको देखकर जोई कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं लग रहा। गस्टो कहता है कि इस मैप को बेस्ट लैंडस्केप आर्किटेक्ट ने बनाया है, ये गलत हो ही नहीं सकता। तब जोई कहता है क्या वो यहाँ आया था।
उसने अपनी आंखों से साइट को देखा क्या? तुम लोग ना कुछ भी करने को तैयार हो। तब जैसन जोई से कहता है कि तुम्हें क्या गलत लग रहा है इसमें? जोई कहता है कि मुझे तो सब चीज ही गलत लग रही है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दिया है, मैं अगले 1 साल तक कहीं नहीं जा सकता और तुम लोग मुझे पूरी बात भी नहीं बता रहे। जैसन कहता है कि ठीक है, एक डील करते हैं, मुझे इस प्लान में क्या प्रॉब्लम है तुम ये बताओगे, इसके बदले में मैं तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। सिंपल। जोई मान जाता है दोस्तों इसके लिए। दूर से ये सारी चीजें कैली भी देख रही होती है तो घर की स्टाफ क्लाउडिया उसको छेड़ देती है, ये कहते हुए कि कहीं तुम्हारे जोई पे दिल तो नहीं आ गया। कैली भी कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो उन्हें बस काम करते हुए देख रही हूँ। क्लाउडिया कहती हाँ वो बेचारे डंप में काम कर रहे हैं ना, हमें उनके लिए रिफ्रेशमेंट्स बनाना चाहिए। तो कैली भी कहती है चलिए मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ चलो। अब इधर जोई मैप में जो दिक्कत है वो बता देता है कि अगर हम इस तरह से मेमोरियल बनाएंगे तो जब पानी पड़ेगा तो ये डैमेज हो जाएगा बहुत ही जल्द, इसीलिए हमें प्लान में थोड़ा चेंजेस करने होंगे। तभी कैली भी शरबत लेकर आ जाती है जिसे पीने के बाद सबका दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाता है और फिर ये अपने काम पे जुट जाते हैं अच्छे से, जिसमें ज्यादातर काम तो जोई को ही करना पड़ता है। कुछ देर के बाद जोई को जैसन लंच के लिए बाहर लेकर जाता है एक छोटे से रेस्टोरेंट में और ये लोग सिर्फ बर्गर्स ही ऑर्डर करते हैं। फिर जोई कहता है कि अब आगे क्या होने वाला है? तो जैसन अपना एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि जब मेरे ग्रैंडफादर की मौत हुई थी ना तो वो मेरे लिए कई सारे स्टेप्स में कुछ चैलेंजेस छोड़ कर गए थे जो उनके हिसाब से मेरे लिए सबसे बेहतरीन गिफ्ट्स थे। जोई कहता है उन स्टेप्स के नाम बताओ फिर फटाफट। तब जैसन बताता है कि मनी, फ्रेंड्स, लर्निंग, प्रॉब्लम्स, फैमिली, लाफ्टर, ड्रीम्स, गिविंग, ग्रेटिट्यूड और लव। ये सारी बातें जानकर जोई कहता है कि मतलब मुझे भी तुम्हारी तरह ये 12 स्टेप्स प्रोग्राम में हिस्सा लेना होगा। इससे तो जोई का मूड ही खराब हो जाता है कि यार ये क्या है, और उसने जो बर्गर्स मंगवाए थे ना उसे वो पैक करवा कर बेघर लोगों को दे देता है। इसके बाद वो जैसन से पूछता है कि वैसे तुम्हें विरासत में कितने पैसे मिले? जैसन बताता है कि $100 मिलियन। जोई कहता है कि उनका क्या किया तुमने फिर? जैसन कहता है कि समाज की भलाई में लगा दिया और क्या किया। जोई हैरान कि इस बेवकूफ ने अपने लिए कुछ नहीं रखा क्या, इतनी बड़ी अमाउंट दान कर दी। इसके बाद जैसन जोई के कहने पर एंजेलिका से मिस एंडरसन की डायरी उसे दिलवा देता है। फिर वो जोई को एक क्रेडिट कार्ड भी देता है मेमोरियल गार्डन की चीजें खरीदने के लिए। जोई जाता है एक नर्सरी में फूलों के पौधे लेने के लिए जहाँ उसकी मुलाकात कैली से हो जाती है। दोनों को एक ही पौधे पसंद आ जाते हैं, जिससे होता यह है कि इनके बीच में थोड़ी फ्रेंडली नोकझोंक हो जाती है और फिर जोई पौधे लेकर आ जाता है घर पर और साथ ही वो अपनी ग्रैंडमा की डायरी रीड भी करने लगता है। दूसरी ओर जैसन अपने ऑफिस में होता है जहाँ एलेक्सिया आ जाती है। वो कहती है कि एंडरसन की मौत के बाद से तुमने तो मुझे टाइम देना ही बंद कर दिया, चलो ना आज फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, तुम, मैं और क्लोई, कितना मजा आएगा चलो। पर जैसन ये कहकर उसको समझाता है कि फिर कभी, आज तो मुझे सच में बहुत काम है। और यहाँ एलेक्सिया भी उसकी बात समझ जाती है और आई लव यू कहते हुए किस भी कर देती है, फिर चली जाती है वहां से। इसके बाद अगले 1-2 दिन तक हम जोई को अपनी ग्रैंडमा के मेमोरियल गार्डन पे जी लगाकर काम करते हुए देखते हैं। बीच बीच में कैली उसको रिफ्रेशमेंट्स भी देती है जिससे इन दोनों के बीच एक बढ़िया वाली दोस्ती हो जाती है। अब एक रात जोई डिनर वगैरह करके बर्तन वापस किचन में रखने जा रहा होता है तो देखता है कि जैसन अभी भी यहीं पे। तो वो पूछता है कि तुम्हारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है क्या, हर टाइम यहीं रहते हो? जैसन भी हंसते हुए कहता है कि मेरी ब्यूटीफुल सी वाइफ और प्यारी सी बेटी है, इसके अलावा $multi-million की फाउंडेशन भी है। जोई कहता है तुम्हारे मॉम डैड वो? तब जैसन बताता है कि मेरी मॉम तो बीमारी की वजह से चल बसी और जब मैं 12 साल का था तब मेरे डैड प्लेन क्रैश में मारे गए थे। और इससे जोई जैसन से रिलेट कर पाता है और कहता है तो तुमने भी खुद ही खुद को संभाला ना? जैसन कहता है कि हाँ, पर मेरे ग्रैंडफादर भी मुझसे खुश नहीं थे पहले। इसके बाद जोई जैसन को क्रेडिट कार्ड लौटाते हुए कहता है मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। और तब जैसन हैरान कहता है फिर तुमने सारा खर्चा कहाँ से अरेंज किया? जोई बताता है कि मैंने कुछ खर्च नहीं किया, मैंने तो बार्टर से सारे काम करवाए, यानी जिन जिन लोगों ने मेरी हेल्प की उन लोगों को 1 हफ्ते तक अपनी फैमिली के साथ यहाँ एंडरसन हाउस में रुकने का मौका दूंगा मैं। अब जैसन तो इम्प्रेस हो जाता है कि लौंडे में दिमाग तो है भाई। फिर जैसन जोई से उसकी फैमिली एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछता है तो जोई बताता है कि मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था पर उन्हें एक जानलेवा बीमारी हो गई, उनकी मौत के बाद से मैंने ड्रिंक करना शुरू किया। हाँ, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस होता है पर इससे भी ज्यादा मेरे डैड को सदमा लगा था कि इतना अमीर होने के बावजूद वो मॉम को बचा नहीं पाए, इसलिए उन्होंने खुद पर गोली मारकर अपनी जान दे दी। दोस्तों ये सारी बातें बताते बताते जोई इमोशनल हो जाता है पर वो जैसन से मुंह फेर के खड़ा भी हो जाता है और अपने आंखों के आंसू उसको दिखाता नहीं। फिर वो बात बदलते हुए जैसन से पूछता है कि गिफ्ट ऑफ मनी नेक्स्ट टास्क होने वाला है ना? तो जैसन भी उसे सिर्फ गुड नाइट कहते हुए अकेला छोड़ देता है। फिर वो जाकर बैठता है गस्टो के साथ मिस एंडरसन की मेमोरियल गार्डन में। तो गस्टो जैसन से कहता है कि मुझे अपने डिजाइन से ज्यादा जोई की मेमोरियल डिजाइन ज्यादा पसंद आई। दरअसल दोस्तों पहले वाला डिजाइन गस्टो ने बनाया था। तो आगे वो कहता है कल मैं जा रहा हूँ वापस अपने घर। फिर अगली सुबह जाने से पहले गस्टो जोई से मिलता भी है और उसके काम को अप्रिशिएट करता है कि तुमने बहुत ही अच्छा मेमोरियल गार्डन बनाया, तो मेरा काम यहाँ पे होता है खत्म, अब मैं चलता हूँ, ख्याल रखना अपना। फिर नेक्स्ट मीटिंग में जैसन क्लोई के साथ जोई के घर आता है जहाँ जोई कहता है क्लोई आई एम जोई,
देखो हम दोनों के नाम कितने मिलते जुलते हैं ना, कि हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो क्लोई फट से हाँ कह देती है। इसके बाद एंजेलिका जोई की तारीफ करते हुए कहती है कि मेमोरियल गार्डन तुमने बहुत ही सुंदर बनाया। कैली भी कहती है कि हाँ सही में बहुत ही प्यारा बनाया तुमने गार्डन। इसके बाद एंजेलिका ये भी कहती है कि मैं और जैसन ये मानते हैं कि तुमने मिस शैली एंडरसन की पहली शर्त पूरी कर दी है बढ़िया तरीके से, इसीलिए अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऑस्कर जाओ बाहर से हमारे 2 गेस्ट्स को लेकर आओ। कुछ देर के बाद ऑस्कर स्टीव और मैक्स के साथ एंटर करता है। दरअसल दोस्तों मैक्स एक सिंगर है जो कि साल भर देश विदेश में टूर करके थक चुका है। वो 1 हफ्ते तक एंडरसन हाउस में सिर्फ रेस्ट करना चाहता है। इसके बदले वो एंडरसन हाउस के हॉल रूम में एक कॉन्सर्ट करना चाहता है और इस कॉन्सर्ट से जो भी फंड रेज होगा वो मैक्स मरीजों के इलाज के लिए डोनेट करना चाहता है। इसके बाद स्टीव कहता है कि हम चाहते हैं कि इस कॉन्सर्ट की सारी तैयारी जोई तुम करो, पर इससे पहले मैक्स को वो हॉल दिखा दो ताकि वो सारा अंदाजा लगा सके कि कैसे और कहाँ पे चीजें होने वाली है, जिससे जोई थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। मगर क्या प्रॉब्लम है वो उसे अभी इस बारे में किसी को बता नहीं सकता। वो राइडिंग हॉल के अंदर जाने से भी हिचकिचा रहा होता है, तो उसे क्लोई खींच कर अपने साथ लेकर जाती है, जहाँ पे मैक्स सारी चीजें नोटिस करने लगता है कि कहाँ पे स्टेज वगैरह बनेगा, कहाँ पे क्या। तब उसे एक खंबे पे एक होल दिखता है और वो पूछता है कि ये क्या है, जिससे जोई हो जाता है परेशान और क्लोई से कहता है कि चलो क्लोई मैं तुम्हें अपना फेवरेट स्पॉट दिखाता हूँ। और तब जैसन मैक्स को बताता है कि दरअसल यहीं पे जोई के डैड ने खुद को गोली मारी थी और ये जो होल है ना ये उसी बुलेट का है। तो यही वजह है दोस्तों जिससे जोई थोड़ा हिचकिचा रहा था। वो क्लोई के साथ एक टेबल के अंदर घुस जाता है और बताता है कि देखो यहाँ मेरे नाम का पहला अक्षर लिखा हुआ है, मैं बचपन में यहीं पर छुपा रहता था। तब जोई देखता है कि टेबल के अंदर एक छोटी सी ड्रॉर है जिसमें एक चाबी भी है, तो वो चाबी अपने पास रख लेता है। तभी वहां पे आता है जैसन और क्लोई से कहता है बेटा जाओ तुम्हें क्लाउडी आंटी किचन में बुला रही है, कुकी देने के लिए जाओ। इसके बाद जोई जैसन और कैली से कहता है कि उसी हॉल रूम में मेरे डैड ने खुद की जान ली थी और तुम लोग चाहते हो कि मैं वहां पे फील गुड कॉन्सर्ट करवाऊं। जैसन कहता है कि देखो मुझे पता है किसी के खोने का दर्द क्या होता है। एलेक्सिया की बेटी एमिली को मैं कितना मिस करता हूँ इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, पर फिर भी मुझे आगे बढ़ना पड़ा। तो दोस्तों जो भी डायरेक्ट ये तीसरा पार्ट देख रहा है, तो एलेक्सिया है तो जैसन की पत्नी, लेकिन पहले वो शादीशुदा थी, उसकी एक बेटी भी थी। तब उसकी जैसन से शादी नहीं हुई थी और उस बेटी का नाम था एमिली। वो मर गई थी किसी बीमारी की वजह से। उसके बाद जैसन ने एलेक्सिया से शादी की और तब उनकी नई बेटी हुई जो फिलहाल 7 से 8 साल की है। यही बातें वो जोई को बता रहा है। वो कहता है कि राइडिंग हॉल में बुलेट होल जो है ना वो तुम्हारी हिस्ट्री का पार्ट है, तुम उसे बदल तो नहीं सकते पर उसे पूरी तरह से इग्नोर भी नहीं कर सकते। तुम्हें बस आगे बढ़ना होगा। इस कॉन्सर्ट से कितनों को फायदा होगा इसके बारे में सोचना होगा तुम्हें। अगले दिन की बात है दोस्तों, एंजेलिका जोई को माइकल नाम के एक एक्स सोल्जर से मिलवाने लेकर जाती है। माइकल ने वॉर में अपना एक पैर खो दिया था, वो व्हील चेयर पर होता है और पैर पे खड़ा भी नहीं हो पाता। काफी दुखी रहता है बेचारा क्योंकि वो अब अपनी वाइफ के साथ कभी डांस नहीं कर पाएगा। तब जोई माइकल के हाथ देखता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ तो काम करते हैं भाई, और सभी हंसने लग जाते हैं इस पे। जोई कहता है पैर चले गए तो क्या हो गया, तुम्हें अपने हाथों की शक्ति बढ़ानी होगी, तुम इसे पकड़कर खुद को ऊपर टानने की कोशिश करो। और तब माइकल जोई के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए लोहे के मशीन के हैंडल को पकड़कर खुद को ऊपर तानने लगता है, जिससे वो इतने महीनों के बाद थोड़ी देर के लिए व्हील चेयर से खुद को अलग कर पाता है। उसे बड़ी खुशी भी होती है। और तब जोई कहता है कि इसी तरह तुम्हें डेली एक्सरसाइज करनी है। अब आगे दोस्तों जोई जैसन से पूछता है कि प्रोस्थेटिक लेग में कितना खर्चा आता है, तो वो ऑनलाइन फिर प्रोस्थेटिक लेग के बारे में रिसर्च करते हैं। अब जोई को मैक्स के कॉन्सर्ट की तैयारी भी करनी होती है, तो हम देखते हैं वो तैयारी कर रहा है, पैम्पलेट्स वगैरह प्रिंट करवा कर लोगों में बांटता है और दीवार वगैरह पे चिपका भी देता है, फिर लगाता है स्टेज, लाइटिंग और म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब मैनेज करता है। तभी वहाँ पे जोई के तीनों फ्रेंड्स आ जाते हैं और ये वही तीनों हैं जिनके साथ जोई हमेशा ट्रैकिंग पे जाया करता था। उनसे मिलकर भी जोई को थोड़ा रिफ्रेश होता है। अब आगे हम कॉन्सर्ट शुरू होते हुए देखते हैं। बहुत सारे लोग आए होते हैं कॉन्सर्ट को देखने के लिए। यहाँ मैक्स तो सबसे पहले जोई की ग्रैंडमा को याद करता है और उनके सोल को थैंक करता है। फिर वो सोल्जर्स का शुक्रिया अदा भी करता है जिनकी वजह से बाकी लोग देश में आराम से अपने रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पे सोल्जर्स हैं। इसके बाद वो सॉन्ग गाना शुरू कर देता है जिसे सभी लोग मस्त एंजॉय करते हैं। तो कॉन्सर्ट के बाद जोई जैसन से पूछता है कि फिर मेरा सेकंड स्टेप पूरा हुआ या नहीं। जैसन कहता है कि हाँ, हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा मनी जमा हो गया है, जिसकी मदद से माइकल और उसके जैसे लोग फिर से अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे। वैसे मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ जोई, तुम्हें अपने डैड को माफ कर देना चाहिए। तो इस पे जोई गुस्सा हो जाता है और कहता है कि माफ कर दूं? ऐसे कैसे माफ कर दूं मैं अपने डैड को, जिन्होंने मेरे साथ जिंदगी गुजारने के बजाय मौत को गले लगाना सही समझा। मैं नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ कि उन्हें क्या, हम सबको मॉम की मौत का बहुत दुख था, पर मॉम के बाद मैं डैड के ही सबसे ज्यादा क्लोज था और वो भी मुझे छोड़कर चले गए। तब जैसन कहता है कि तुम पे क्या बीती होगी ये तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता जोई, पर तुम्हें तो फ्रीडम चाहिए ना, और माफी से बड़ी कोई आजादी नहीं होती। तुम उनसे गुस्सा रहकर खुद को ही हर्ट कर रहे हो। एक बार तुम उन्हें माफ कर दोगे ना तो इससे तुम्हें भी सुकून मिलेगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें आगे के स्टेप्स में हेल्प करूंगा। तब जोई भी कहता है कि ठीक है मैं कोशिश करूंगा, पर तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। तुम इस मंडे छुट्टी लेकर
प्लीज अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने जाओ। हर टाइम बस मेरे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारी फैमिली तुमसे प्यार करती है और उन्हें तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा फील होता है। अगले सीन में हम जोई को उसके तीनों दोस्तों के साथ एक पब में देखते हैं, जहाँ कैली भी आई हुई है। वो अपने ड्रिंक एंजॉय करती है और वहीं पे जोई भी अपने दोस्तों के साथ पूल खेल रहा होता है। यहाँ जोई के फ्रेंड्स कहते हैं कि हम उस दिन डोनेशन देना भूल गए थे, तो ये रहा हमारी तरफ से छोटा सा अमाउंट। पर दोस्तों, छोटा सा अमाउंट कहकर ना जोई के दोस्तों ने काफी सारे पैसे डोनेट कर दिए होते हैं, जिन्हें फिलहाल के लिए जोई अपने पास रख लेता है। तभी वो देखता है कि कैली दूर में किसी से फोन पे बात कर रही है, जिससे वो उसके पास जाता है। तो यहाँ पर जोई को ये लगता है कि कैली किसी से जोई की ही बुराई कर रही है, फोन पे वो भी, इसलिए वो अपसेट हो जाता है। पर सच्चाई तो यह है दोस्तों कि जोई को यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब जोई के फ्रेंड्स के जाने के कुछ देर के बाद ही जोई भी कैली को घूरते हुए पब से निकल जाता है, जिससे कैली को समझ नहीं आता कि आखिर जोई मुझे इस तरह गुस्से में देखकर क्यों गया। तभी कैली नोटिस करती है कि कुछ गुंडे से दिखने वाले लोग जोई के निकलते उसके पीछे पड़ चुके हैं। तो वो उनके इरादे समझ जाती है और पूल स्टिक लेकर बाहर आती है। देखती है कि सच में वो लोग जोई को मारपीट कर कर पैसे मांग रहे हैं, और ये वही पैसे हैं जो जोई के फ्रेंड्स ने उसे डोनेशन के रूप पर दिए थे। और तब कैली उन गुंडों के पीछे से स्टिक मारना शुरू कर देती है, पर एक गुंडा कैली को दबोच लेता है। तब फाइनली कैली का ड्राइवर आकर उसे बचाता है, और फिर दोस्तों हम जोई को कैली की गोद पर सर रखकर कार से अपने घर जाते हुए देखते हैं। अगले दिन अंजलिका आती है और कहती है कॉन्सर्ट तो सक्सेसफुल रहा, अपने फ्रेंड्स के दिए हुए डोनेशन भी जमा कर दो जोई। जोई परेशान, क्योंकि उसके पॉकेट में पैसे तो है नहीं। उसे लगता है कि जरूर उन्हीं गुंडों ने वो पैसे चुरा लिए होंगे, पर तभी कैली वो पैसे दे देती है जो कि कल रात उसने अपने पास संभाल कर रखे हुए थे। फिर जब जोली कैली को कन्फ्रंट करते हुए माफी मांगता है कि देखो मेरे फ्रेंड्स की वजह से आपको अनकंफर्टेबल फील हुआ हो तो सॉरी। कैली कहती है समझी नहीं मैं कुछ। तब जोई बताता है कि कल आप कॉल पे मेरी ही बेइज्जती कर रही थी ना। कैली कहती नहीं नहीं, मैं तो किसी और की बात कर रही थी। और तब जोई को अपनी बेवकूफी पर हंसी आती है कि मैंने बिना पूरी बात सुने ये मान लिया कि वो मेरी बुराई कर रही होगी। इसके बाद जैसन कहता है कि जोई ने आखिरकार प्रूव कर दिया कि वो मेहनत वाला काम कर सकता है, उसके पास सच्चे दोस्त भी हैं, साथ ही वो अपनी गलतियों पे हंस भी सकता है। इसलिए हमें जोई के आगे के स्टेप्स को उतना खींचने की जरूरत नहीं है। पर एंजेलिका कहती है कि बाकी स्टेप्स को तो हम हटा भी सकते हैं, पर इसकी ग्रैंड माँ ने जो सबसे जरूरी शर्त रखी थी कि इसे 1 साल तक यहाँ रहना होगा, उसके साथ तो हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं। अभी तुम्हारे पास लर्निंग, ड्रीम, ग्रेटिट्यूड और लव तक पहुंचने के लिए काफी टाइम है। जोई कहता है कि मुझे अब यहाँ और रुकने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एंजेलिका कहती है फिर तो ये अच्छी बात है। अब आगे सुनो, लर्निंग स्टेप्स में तुम्हें सिर्फ सीखना ही नहीं बल्कि सीखी हुई चीजों को दूसरों को सिखाना भी है। इस पे घर के सर्वेंट्स ऑस्कर और हॉथरन बताते हैं, पर ये स्टेप्स भी जोई ने पूरा कर लिया है। देखिए हम दोनों रीडर्स हैं, हमें बुक्स पढ़ना पसंद है, मगर हमने कभी भी ट्रैवल नहीं किया, तो ट्रैवलिंग की नॉलेज तो हमें नहीं थी। पर जोई ने अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए और सिखाया कि ट्रैवलिंग के दौरान कब, कैसे और कहाँ क्या चीजें काम आ सकती हैं। एंजेलिका कहती है फिर तो हमें ड्रीम्स पे बढ़ना चाहिए, यानी कि अगले स्टेप पे। तब जोई कहता है कि मेरा ड्रीम तो ये है कि मैं माइकल को उसकी वाइफ के साथ डांस करते हुए देखना चाहता हूँ, और एक पेशेंट को उसकी बच्ची को गोद में लेते हुए देखना चाहता हूँ। मैं एक फैमिली को उनका गिरवी रखा हुआ घर छुड़ाते हुए देखना चाहता हूँ। जैसन कहता है पर हमारे फंड से इतना कुछ तो नहीं हो पाएगा। तब हॉथरन कहता है कि मिस्टर मैक्स ने भी अपनी ओर से डोनेट किया है। एंजेलिका कहती है तुम्हारी ग्रैंडमा की एक रिकॉर्डेड वीडियो है जो कि सही वक्त पे हम तुम्हें दिखाने वाले थे, पर लगता है वो सही वक्त आ चुका है। चलो सभी डैन में चलते हैं। फिर दोस्तों वहाँ हम मिस सैली एंडरसन की वीडियो प्ले होते हुए देखते हैं, जो कि इमोशनल होते हुए कह रही होती है अगर तुम मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो जो इसका मतलब यह है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। मेरी जान के बाद मिस्टर हैमिल्टन के स्टाफ ये घर तुम्हें लीगली ट्रांसफर करने में लगे हुए हैं शायद, और अब तक जोई तुम्हें रियलाइज हो गया होगा कि एंडरसन हाउस सिर्फ खाने और सोने की जगह नहीं है, इससे कई ज्यादा बढ़कर है। ये जगह होप, हीलिंग और डेस्टिनी की है। मुझे यकीन है कि इस घर की लेगेसी को तुम बरकरार रखोगे। तुम्हारे आगे की अच्छी लाइफ के लिए मैं दिल से बहुत दुआ करती हूँ। वीडियो देखने के बाद जोई थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मुझे इस वीडियो की एक कॉपी चाहिए, साथ ही मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी देर बिल्कुल अकेला रहूं प्लीज। फिर वो अकेले में उस वीडियो को अपने लैपटॉप में बार बार देखता है और उसे अपने ग्रैंडपा के रुमाल में एक डिजाइन दिखती है, जिसे नोटिस करने के बाद वो तुरंत वो चाबी निकालकर अपनी ग्रैंडमा के मेमोरियल गार्डन के टॉम के पास जाता है। वहाँ पे एक डिजाइन होती है जिसमें वो चाबी लगने पे टॉम खुल जाता है और उस टॉम में एक लेटर मिलती है। ये लेटर उसकी ग्रैंडमा ने उसके लिए लिखा होता है, जिसमें उसने भी वही सेम बातें की थी कि अपने डैड को माफ कर दो, साथ ही अपना ख्याल रखो, दूसरों के साथ साथ अपने प्रति भी दयालु रहो। ये सब पढ़कर जोई बहुत रोता है और अपनी ग्रैंडमा की सोल से माफी मांगता है कि मैं आपके आखिरी वक्त पे आपके साथ नहीं था, मगर अब यहाँ हूँ और मैं आपको प्राउड फील जरूर करवाऊंगा। एंडरसन हाउस की लेगेसी यूं बेकार नहीं जाएगी। साथ ही दोस्तों ग्रैंडमा ने लेटर में लास्ट में जोई से कहा था कि तुम एक बार ऑस्कर और हॉथरन को बताओ कि वो लेटर तुम्हें मिल चुका है। जब जोई उन्हें बताता है तो वो एक फाइल निकाल कर जोई को देते हुए कहते हैं ये पैसे तुम्हारी ग्रैंडमा ने तुम्हारे नाम पे तब जमा किए थे जब तुम 18 के थे। जोई पूछता है इसको पाने के लिए मुझे क्या करना होगा। वो बताते हैं कुछ नहीं, इसकी कोई शर्तें नहीं है।
ये जानने के बाद जोई बड़ा खुश होता है क्योंकि उसके नाम पे उसकी ग्रैंडमा ने बहुत सारे पैसे छोड़े होते हैं, जिसकी मदद से वो माइकल को उसके प्रोस्थेटिक लेग लगवा के दे सकता है, बाकी जरूरतमंदों को भी मदद कर सकता है। ये काम सही से कंप्लीट हो जाने के बाद हम एंडरसन हाउस में पार्टी होते हुए देखते हैं, जहां जोई अनाउंस करता है कि अब से सोल्जर्स और उनकी फैमिली फ्री में एंडरसन हाउस में 1 हफ्ता रह सकती हैं। इस पार्टी में सभी लोग आए होते हैं, जैसन उसकी वाइफ और बेटी, माइकल भी अपनी वाइफ के साथ, गस्टो सभी के साथ। पार्टी को काफी एंजॉय करते हैं सब, और हम जोई को कैली के साथ क्लोजली डांस करते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि जोई को अपना प्यार भी मिल गया। फिर अगले सीन में एंजेलिका कॉल करके मिस्टर हैमिल्टन को बताती है कि जोई का काम निपट गया है, उसने सारे स्टेप्स अच्छे से पार कर लिए हैं, अब वो एंडरसन हाउस की लेगेसी को बरकरार रखने के काबिल है। और यहाँ पर हम नोटिस करते हैं दोस्तों कि हर टाइम काम पे रहने वाला हैमिल्टन वेकेशन पे है, क्योंकि उसने अब रिटायरमेंट ले लिया है और अब उसकी पोस्ट को हैमिल्टन की ग्रैंड डॉटर एंजेलिका ने संभाल लिया है। वहीं जोई भी अपनी बीवी और बेटी के साथ थोड़ा फैमिली टाइम एंजॉय करने के लिए छुट्टी ले रहा है, और हमारा जोई अब कैली के साथ ट्रैकिंग पे आया हुआ है। ट्रैकिंग के दौरान जोई उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। कैली भी कहती है इसके लिए कुछ स्टेप्स तुम्हें फॉलो करने होंगे, इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली मैं। इस पे जोई कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उन सारे स्टेप्स को स्टेप्स नहीं गिफ्ट कहना चाहूंगा। फिर दोनों हंसते हैं, और इसी के साथ दोस्तों ये अल्टीमेट मूवी खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अच्छी लगी हो तो लाइक करें। जहां तक मुझे लगता है ये उतनी अच्छी नहीं थी यार, मतलब पहले पार्ट और दूसरे पार्ट के मुकाबले, लेकिन ठीक है, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।